द सेम केस, अगर इनिशियल कंडीशंस भी जीरो ना हो और इनपुट फंक्शन भी हो, तो तब हमारे पास y ऑफ एस क्या होगा, कंप्लीट रिस्पॉन्स होगा। सो इनिशियल कंडीशंस की वजह से जीरो इनपुट रिस्पॉन्स आ रहा होगा, और इनिशियल कंडीशन जीरो होने से जो है वो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स आ रहा होगा, जो कि ओनली ड्यू टू इनपुट होगा। सो देन हम अगर बात करें तो हमारे पास फाइनल रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से होगा। ये इक्वेशन हम पहले देख भी चुके हुए हैं प्रीवियस स्लाइड पे। So y of s ts rs, so this is zero state response, and this part is zero input response. So ये zero input response है और ये zero state response है। ओके, सो जीरो इनपुट के अंदर हमारे पास नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस भी आ गई। अच्छा, अब इसी को कंप्लीट अगर हम जो है वो ऑब्वियसली ओपन करेंगे और इसको कंप्लीट हम एक रैशनल फंक्शन बना लेंगे। सो कंप्लीट रैशनल फंक्शन बनाने के बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद ये प्लस का साइन एलसीएम लेके जब हम खत्म करेंगे तो रैशनल फंक्शन बन जाएगा। तो देन वी हैव टू डू द पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन टाइम डोमेन में जाने के लिए। सो यहाँ पे अगर हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करें, सो दिस विल बिकम, सो दिस पार्ट इज बेसिकली वन ओवर एस फैक्टर, जो कि इनपुट की वजह से है। आर ऑफ एस वाज ए ओवर एस है, यूनिट स्टेप इनपुट थी। सो उसकी वजह से ये इफेक्ट आ रहा। सो दिस वाज फोर्स्ड पार्ट एंड दैट वाज ड्यू टू इनपुट। और ये जो पार्ट था, ये हमारे पास जो था वो नेचुरल रिस्पांस था, एंड दैट वाज ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स रूट। ओके, एस प्लस ए नॉट ट्रांसफर फंक्शन के अंदर हम देखें तो ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल की वजह से था। और इसी के अंदर हमारे पास इनिशियल कंडीशन, नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन भी इंक्लूड हो चुकी हुई है। सो नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन इज आल्सो अ कांस्टेंट टर्म, और दैट, और उसमें से जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज बी नॉट ए ओवर ए नॉट, सर दैट इज आल्सो अ कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनिशियल नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन की वजह से सिर्फ रेजिड्यू जो कि कांस्टेंट वैल्यू थी, वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बस सिर्फ चेंज हो रहा है। ओके, ये पार्ट तो फोर्स्ड रिस्पांस तो वही है जो कि पहले भी आ रहा था। ओके, सो एज सच जो सा वो टर्म के पूरे रिस्पांस के अंदर, कंप्लीट रिस्पांस के अंदर कोई नई जो सा वो रूट की टर्म ऐड अप नहीं हुई ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस। ओके, सो यही अब इफेक्ट हम देखते हैं। तो आगे अगर हम इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, सो टाइम डोमेन के अंदर अगेन यही फोर्स्ड पार्ट जो है वो बी नॉट ए ओवर ए नॉट, और जो नेचुरल अब पार्ट था, सो उसमें जो माइनस बी नॉट ए ओवर ए नॉट से स्टार्ट हो रहा था, अब वो वाई ऑफ जीरो भी उसके साथ एड अप हो गया है। ओके, सो ये कांस्टेंट इनिशियल कंडीशन जो है ये भी इसके साथ एड अप हो गई है। बाकी रिस्पॉन्स वही है जो कि हमने पहले देखा था, जो कि जीरो स्टेट रिस्पॉन्स था। सो अब इसके अंदर क्या होगा, वही बात हमने जो की है कि एम्पलीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स फॉर नेचुरल एक्सपोनेंशियल टर्म इज चेंज। तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल टर्म के लिए जो है वो सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है और कोई इफेक्ट नहीं आया, जिसके अंदर बेसिकली कंट्रीब्यूशन जो है वो इनिशियल कंडीशंस की भी है। इनिशियल कंडीशन की वजह से ये पार्ट आ रहा है, सो दैट कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम जीरो इनपुट रिस्पांस। ठीक है जी, यहाँ से आ रही है ये कंट्रीब्यूशन। एंड दिस पार्ट नेचुरल रिस्पांस के अंदर ये जो पार्ट है, सो दिस पार्ट वाज कमिंग फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन, यहाँ से आ रहा था। तो ये बेसिकली यहाँ पे इसका जो जो है वो ये कंपोनेंट जीरो स्टेट रिस्पांस से भी है। सो बेसिकली जो नेचुरल रिस्पांस आप देखें तो नेचुरल रिस्पांस के अंदर दोनों रिस्पांस कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। जीरो स्टेट रिस्पांस भी जीरो इनपुट रिस्पांस भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, और जीरो स्टेट रिस्पांस भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है नेचुरल रिस्पांस के मैग्नीट्यूड को सेट करने के लिए। ओके, सो अगेन इसी तरह से जब नेचुरल रिस्पांस जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वजह से डिके कर जाएगा, तो ओनली फोर्स्ड पार्ट हमारे पास रह जाएगा, जो कि स्टेडी स्टेट रिस्पांस भी होगा। सो सिंपली आपने देखा कि अगेन हमारे पास वही कर्व्स हैं। ओके, सो फर्स्ट जो पार्ट था ये तो अनचेंज उसी तरह से ही है, फोर्स रिस्पांस कांस्टेंट टर्म है बी नॉट ए ओवर ए नॉट की। और इसी तरह से अब जो नेचुरल रिस्पांस है, सो नेचुरल रिस्पांस में देखेंगे तो माइनस बी नॉट ए ओवर ए नॉट, जो कि पहले कहीं इस स्टेप से स्टार्ट हो रहा था, सो अब वो वाई नॉट कोई पॉजिटिव वैल्यू थी, नॉन जीरो वैल्यू है, तो इसकी वजह से जो है ये मैग्नीट्यूड चेंज होके यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ दिस नेचुरल रिस्पांस। ओके,
सो जब इन दोनों को हम ऐड अप करेंगे तो एवरी पॉइंट, तो ये सॉलिड लाइन हमें फाइनल जो सा वो रिस्पॉन्स शो कर रही है। सो जो कि स्टार्ट अब कहाँ पे होगी, सो बजाय जीरो के स्टार्ट होने से अब ये y ऑफ जीरो से स्टार्ट होगी। ओके, सो ये हमारे पास दूसरा से। सो अब आपने देखा बेसिकली दोनों रिस्पॉन्सेज को देखें, इस रिस्पॉन्स को देखें जब हमने इनिशियल कंडीशन को भी इंक्लूड किया है, एंड ये रिस्पॉन्स देखेंगे जब इनिशियल कंडीशन नहीं थी तब। सो ओवरऑल कर्व के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया। सी, तो रिस्पॉन्स में कोई चेंज नहीं आई, तो रिस्पॉन्स की शेप चेंज नहीं होती। सो दैट मीन्स के जो नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस है, नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस रिस्पॉन्स की को इफेक्ट नहीं करेंगी, रिस्पॉन्स के टर्म को इफेक्ट, रिस्पॉन्स की शेप को इफेक्ट नहीं करेंगी। सो दे विल ओनली कंट्रीब्यूट इनटू इनटू मैग्नीट्यूड। सो ये y ऑफ जीरो की इनिशियल कंडीशन, नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन सिर्फ मैग्नीट्यूड को इफेक्ट कर रही हैं, जबकि रिप्रेजेंटेटिव टाइम फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता, वो वही रहता है इनिशियल कंडीशंस की वजह से। सो इनिशियल कंडीशंस डजंट इफेक्ट द सिस्टम, आउटपुट को इफेक्ट वो नहीं कर रही। So this is about initial conditions, presence or absence, that they will never change the final shape of the time function. So they will, the time function will always be the same, but they will only change the magnitude of the response. So सिर्फ नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस रिस्पॉन्स का मैग्नीट्यूड चेंज करेंगी, उसके ओवरऑल इफेक्ट कोई भी नहीं आएगा सिस्टम के अंदर। सो अगर आप देखते हैं कि अगर सिस्टम्स को कहीं इनिशियल कंडीशंस को इंक्लूड करते हैं, सो उससे आपकी पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन में या डिनोमिनेटर्स में या पोल्स में इफेक्ट नहीं आता। सो यहाँ पे आपके इनिशियल कंडीशंस की वजह से सिस्टम के पोल्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पोल्स चेंज नहीं हो रहे, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट चेंज नहीं हो रहे, रूट्स वही रहेंगे, पोल्स भी वही रहेंगे। सो जस्ट सिर्फ फर्क आएगा एम्पलीट्यूड का। सो रिप्रेजेंटेटिव टाइम फंक्शन आपका हमेशा जो वो डिसाइड हो रहा है वो आपका पोल जीरो प्लॉट से हो रहा है। सो जिस तरह से हमने लेक्चर 5 में देखा था कि डिफरेंट हमने केसेस देखे हैं, तो डिफरेंट केसेस में हमने देखा था कि पोल्स कहाँ कहाँ पे हो तो फाइनल रिप्रेजेंटेटिव टाइम शेप क्या आती है। सो जो कि अभी भी हमने देखा है। सो बेसिकली अब आप सिस्टम के पोल्स को देखते हुए अगर उनको प्लॉट करते हैं तो सिस्टम के पोल्स को देखते हुए आप टाइम रिप्रेजेंटेटिव टाइम फंक्शन की जो शेप है वो एक्सेस कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर इनिशियल कंडीशंस इंक्लूड हो जाती हैं, सो डोंट वरी, दे विल नॉट चेंज द शेप, सो द शेप ऑफ द रिस्पांस विल रिमेन सेम। सो ये कुछ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की प्रॉब्लम्स है। ये हम लेक्चर 5 में आप देख भी चुके हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव टाइम फंक्शंस। सो इन दैट केस आपने जो है वो बेसिकली सिस्टम के गिवन ट्रांसफर फंक्शन और इनिशियल कंडीशंस को और इनपुट फंक्शन को यूज करते हुए फाइनल आपने रिस्पांस की इक्वेशन निकालनी है। ओके, so here you will find y of s, which will be the complete response. Okay, so you have to find out complete response here in all these problems. कंप्लीट रिस्पॉन्स इसलिए कि हमें इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है और इनपुट फंक्शन भी गिवन है। तो इनिशियल कंडीशन की वजह से जो सा वो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स भी आएगा, और ड्यू टू इनपुट सिग्नल जो है वो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स भी आएगा। ओके, सो दोनों को हम जमा करते हैं तो y ऑफ s कंप्लीट हमारे पास आता है। सो इन सब प्रॉब्लम्स में आप बेसिकली कंप्लीट y ऑफ s निकालेंगे, और सिस्टम्स पोल्स को देखते हुए आप जो सा वो बेसिकली या आउटपुट के अंदर जो फाइनली आउटपुट के जो आप पोल्स होंगे उनको प्लॉट करने के बाद आप रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव टाइम फंक्शन क्या होगा। ओके।